बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पैथोलॉजी 2019 का पेपर में सबसे पहले दिया हुआ है कि जो लैंग जॉइंट सेल्स होते हैं वो हमें ट्यूबरक्लोसिस के अंदर नजर आते हैं। प्लूरोसेंटेसिस के लिए जो सेफ एनाटॉमिकल लोकेशन होती है, आपने लोअर बॉर्डर लेना है 9th इंटरकॉस्टल स्पेस का मिड एक्सिलरी लाइन में। लोअर बॉर्डर होता है 9th इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर। आपकी जो इंटरकॉस्टल स्पेस का लोअर बॉर्डर होगा, ठीक है, और मिड एक्सिलरी लाइन में हम प्लूरोसेंटेसिस करते हैं, ये इसका सेफ एनाटॉमिकल लोकेशन होती है। अब जो अपर बॉर्डर होता है 9th रिब का मिड एक्सिलरी, जो रिब होगी उसका अपर बॉर्डर होगा, 9th रिब का अपर बॉर्डर होगा, लेकिन जो इंटरकॉस्टल स्पेस होगी उसका लोअर बॉर्डर होगा, 9th इंटरकॉस्टल स्पेस होगी उसका लोअर बॉर्डर होगा, और 9th रिब का अपर बॉर्डर होगा मिड एक्सिलरी लाइन में, जहाँ पे हम प्लूरोसेंटेसिस करते हैं। रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपने HLA टाइपिंग और मैचिंग करनी होती है। HLA टाइपिंग और मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए। जब आपने ट्रांसप्लांटेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो आपने HLA टाइपिंग करनी होती है। ब्लड सेल्स जिससे हम HLA टाइपिंग करते हैं उसमें हम WBCs को यूज़ करते हैं, और जो बेस्ट साइट होती है जहाँ से हम HLA की सैम्पलिंग लेते हैं वो बक्कल म्यूकोसा होती है, और जो बेस्ट टिश्यू होता है HLA की सैम्पलिंग के लिए वो बोन मैरो है। बेस्ट साइट बकल म्यूकोसा है, बेस्ट टिश्यू बोन मैरो होती है, जो बेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं वो WBCs होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो आपने HLA टाइपिंग करनी होती है। अब एक लेडी थी, उसको फीवर है, साथ उसके जॉ में एब्सेस डेवलप हो गई, साथ ड्रेनिंग साइनस भी है, और येलो कलर के ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो जो येलो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं एक्टिनोमाइसिस के लिए। तो जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा वो एक्टिनोमाइसिस होगा। एक्टिनोमाइसिस की वजह से आपकी जॉ की एब्सेस डेवलप हो जाती है, साथ ही इसमें आपको ड्रेनिंग साइनस भी मिलता है और येलो कलर के ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। अब एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट था, उसको ग्रीनिश पस डिस्चार्ज हो रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा? तो सुडोमोनास इन्वॉल्व होता है जब ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होता है पोस्ट ऑपरेटिव वूंड्स में से। ट्यूमर सप्रेसर जीन में आपका P53 जीन आता है, DNA रिपेयर जीन आपका P53 होता है। प्रोमोटर रीजन है, उसकी वजह से प्रोमोटर रीजन कैंसरस ग्रोथ कराता है जब चेंज आता है P53 के अंदर। जब P53 में चेंज आएगा तो प्रोमोटर रीजन कैंसरस ग्रोथ कराता है। कौन सी आर्टरी होती है जो इंपॉर्टेंट है सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल के अंदर? वर्टेब्रल आर्टरी इंपॉर्टेंट होती है सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल के अंदर। एक फीमेल पेशेंट थी, उसको पहले डेवलप हो गया लिथार्जी है, हेडेक है, फटीग है, और लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस हो गई है लोअर लिम्ब के अंदर, तो उसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। कोई भी ऐसी फीमेल जिसको पैलर है, मतलब इसके अंदर WBCs कम है, उसको एनीमिया है। लिथार्जी है, वीकनेस फील हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, फटीग है, उसकी वाइब्रेशन सेंस मतलब उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो गई है कि लोअर लिम्ब के अंदर उसकी वाइब्रेशन सेंस लॉस हो गई है, तो उसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसको हम डायग्नोज करने के लिए सीरम फेरेटिन कराते हैं। आप सीरम फेरेटिन कराते हो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए। अब एक मेल पेशेंट था, OPD के अंदर आया है, उसको 104 टेम्परेचर है पिछले 4 दिनों से, और हिस्ट्री दे रहा है कि वो एंटी मलेरियल ड्रग्स ली हैं। जो एंटी मलेरियल ड्रग्स लेने के बाद उसको कोला कलर यूरिन आना स्टार्ट हो गया, उसके LFTs भी डिरेंज्ड हैं, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन उसका ज़्यादा हुआ है, तो उसमें G6PD की डेफिशिएंसी होगी। आयरन की जो इनसोल्यूबल फॉर्म होती है, आयरन हीमोसिड्रिन की फॉर्म में, इनसोल्यूबल फॉर्म आयरन की स्टोर होती है हीमोसिड्रिन की फॉर्म में। अब जो आयरन ट्रांसपोर्ट होती है वो ट्रांसफेरिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। आयरन की जो एक्सेस इनसॉल्युबल स्टोरेज फॉर्म होती है वो हीमोसिड्रिन होती है, और जो नॉर्मल आपकी स्टोरेज फॉर्म होती है आयरन की वो फेरेटिन होती है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि हेमरेजिक फीवर कराता है? जब एक पर्सन को आप सेकेंड टाइम उसके डिफरेंट सीरोटाइप से जब इन्फेक्ट होगा, तो जो डेंगी होता है जब सेकेंड टाइम उसके किसी और सीरोटाइप से आप इन्फेक्ट हो गए तो वो हेमरेजिक फीवर कराता है। कौन सी डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो के बाइट से होती है? येलो फीवर मॉस्किटो के बाइट से होता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एपीब्लास्ट से ड्राइव होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एपीब्लास्ट से ड्राइव होंगे, सबसे बेस्ट ये है, या फिर आपके एक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं, या फिर योग सैक एंडोडर्म से प्राइमरी जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिराइव्ड होते हैं। अगर ऑप्शन में एपीब्लास्ट दिया हुआ तो सबसे पहले आपने एपीब्लास्ट को सिलेक्ट करना है। अगर एपीब्लास्ट नहीं दिया हुआ तो आप एक्टोडर्म को सिलेक्ट करोगे, अगर एक्टोडर्म नहीं दिया हुआ तो फिर योग सैक एंडोडर्म को हम सिलेक्ट करते हैं। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो 3rd वीक के एंड पे बन जाते हैं। अब एक मैन है, वो 20 पैक्स पर मंथ पीता है सिगरेट के, और वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसको लंग कैंसर डेवलप हो गया है। तो जो कार्सिनोजन होते हैं सिगरेट के अंदर जो कि लंग कैंसर करता है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कार्सिनोजेंस होते हैं सिगरेट के अंदर जो लंग कैंसर कराते हैं। नाउ के एक जो प्लास्टिक वर्कर प्लास्टिक की फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको लिवर एंजियोसार्कोमा डेवलप हो जाता है। अगर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम कर रहा है साथ वो स्मोकिंग भी करता है तो उसको लंग कैंसर ज़्यादा डेवलप होगा एज़ कम्पेयर टू लिवर एंजियोसार्कोमा। हाइड्रोकार्बन्स जो टायर की फैक्ट्री में होते हैं, जो बेसिकली प्लास्टिक फैक्ट्री होती है, साथ एरोमेटिक अमाइंस की वजह से ब्लैडर कार्सिनोमा होगा। हाइड्रोकार्बन्स टायर फैक्ट्री और एरोमेटिक अमाइंस की वजह से ब्लैडर कार्सिनोमा होता है। अब एक स्मोकिंग करता है साथ हाइड्रोकार्बन्स ले रहा है तो उसको लंग कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है मोर देन द ब्लैडर कार्सिनोमा। लिवर कैंसर अल्कोहल की वजह से ज़्यादा होता है, फिर सेकंड पे एफ्लाटॉक्सिन्स की वजह से, एंड देन स्मोकिंग की वजह से।
ट्रांजिशनल जो ब्लैडर कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से होता है, एमाइंस की वजह से होता है, या फिर हाइड्रोकार्बन्स की वजह से। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर शिस्टोस्टोमा की वजह से, स्टोन्स की वजह से, या इंडेवलिंग कैथेटर्स की वजह से होता है। अब जो ट्रांजिशनल ब्लैडर कार्सिनोमा है ना, वो स्मोकिंग की वजह से, एमाइंस की वजह से, हाइड्रोकार्बन्स की वजह से हो रहा है। लेकिन जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है ब्लैडर का, वो शिस्टोस्टोमा की वजह से हो रहा है। एस से शिस्टोस्टोमा आता है और एस से ही स्क्वामस सेल ब्लैडर कार्सिनोमा आता है। स्टोन्स की वजह से या फिर इंडेवलिंग कैथेटर्स की वजह से आपको ब्लैडर का कैंसर डेवलप होता है। फैटी लिवर की पाकिस्तान के अंदर जो कॉमन कॉज है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। पेशेंट है वो बीटल नट खाता है, पान खाता है, उसके माउथ के अंदर लीजन डेवलप हो गए तो उसको सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस डेवलप हो गई होगी। राइगर मॉर्टिस एटीपी की कमी की वजह से डेवलप होता है। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि इनडिस्टिंक्ट है, उसके अंदर इनडिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं। आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, इनर स्मूथ मसल की लेयर है, साथ सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। फेलोपियन ट्यूब्स की जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होते हैं, इनर लेयर में सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, और फिर जो एपिथेलियम होता है वो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है इस एमसीक्यू के साथ कि अगर आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसका ल्यूमेन छोटा है और उसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, साथ 3 लेयर्स दी हुई हैं स्मूथ मसल की, और जो आउटर वेल डेवलप आपको एडवेंटिशिया भी है तो वो यूरेटर होगा। जो कॉलमनर एपिथेलियम है और अगर उसमें आपको क्रिप्ट्स मिलें तो वो यूट्रस के अंदर होती हैं। यूट्रस के अंदर आपका कॉलमनर एपिथेलियम होता है, साथ आपको क्रिप्ट्स मिलती हैं, और जो मिडिल लेयर होती है वो इनडिस्टिंक्ट स्मूथ मसल की होती है यूट्रस के अंदर। जो कॉलमनर एपिथेलियम है और साथ अगर आपको क्रिप्ट्स मिले तो एंडोसर्विक्स के अंदर भी आपका कॉलमनर एपिथेलियम होता है, साथ क्रिप्ट्स होती हैं। अब फिलोपियन ट्यूब के अंदर भी कॉलमनर एपिथेलियम था, यूट्रस के अंदर भी कॉलमनर एपिथेलियम है, और आपके एंडोसर्विक्स के अंदर भी कॉलमनर एपिथेलियम ही है। अगर तो कॉलमनर एपिथेलियम के साथ आपको क्लेफ्ट्स मिलें तो वो फिलोपियन ट्यूब होगी। फीमेल पेशेंट है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही थी, उसके अंदर रिस्क होगा कि उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो सकती है। जो लो एस्ट्रोजन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो हेपेटिक एडिनोमा कराती हैं। लो एस्ट्रोजन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेपेटिक एडिनोमा कराती हैं। जो हाई एस्ट्रोजन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं अगर आप उनका लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कराती हैं। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा लेंगी, हाई एस्ट्रोजन ओसीपीज लेंगी, तो उनको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। एस्ट्रोजन कंटेनिंग जो ओसीपीज होती हैं उसकी वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से आपको डीवीटी या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस बढ़ जाता है। जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जिसमें मिक्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर करती है। जो आपकी मिक्स एचआरटी होगी जो जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं वो आपको ब्रेस्ट कार्सिनोमा करती है। और अगर आप सिंपल हाई डोज ओसीपीज लोगे, एस्ट्रोजन हाई डोज एस्ट्रोजन ओसीपीज लोगे तो उसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। और जो लो डोज एस्ट्रोजन ओसीपीज होती है वो हेपेटिक एडिनोमा करती हैं। और जो एस्ट्रोजन कंटेनिंग जितनी भी ओसीपीज होती हैं वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क को बढ़ा देती हैं। तो मिक्स जब आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हो तो फीमेल पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो है ना वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी कंप्रेस्ड बाय सुपरन्यूमरी रिब कॉजिंग द सिम्टम्स लाइक नमनेस पैरेस्थीसिया इन द लेफ्ट आर्म अलॉन्ग विद द कलर चेंजेस। तो आपकी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो वो सुपरन्यूमरी रिब से कंप्रेस हो जाते हैं। तो आपको जो ब्रेकल प्लेक्सस होता है और जो सब क्लेवियन वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको नमनेस पैरेस्थीसियाज डेवलप हो जाती हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एपिथेलियम ऑफ द डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस का जो एपिथेलियम होता है वो एक मस्कुलर ट्यूब है जिसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होगा, 7 सीलिया होते हैं। डक्टस डेफरेंस के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, 7 सीलिया होते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो फीमेल जेनिटल सिस्टम है कि उसमें ओवरीज के अंदर सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है, यूट्राइन ट्यूब के अंदर सिंपल कॉलमनर है जो कि सिलिएटेड है, यूट्रस के अंदर भी सिंपल कॉलमनर है लेकिन वो पार्शियली सिलिएटेड होता है। यूट्राइन ट्यूब को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब भी हमने पहले भी पढ़ा कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है लेकिन सिलिएटेड है। यूट्रस के अंदर भी सिंपल कॉलमनर है लेकिन पार्शियली सिलिएटेड है। एंडोसर्विक्स के अंदर भी सिंपल कॉलमनर होता है। एक्टोसर्विक्स और विजाइना के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। सिर्फ ओवरीज का डिफरेंट है और एक्टोसर्विक्स का और विजाइना का डिफरेंट है। विजाइना और एक्टोसर्विक्स के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है और ओवरीज में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। मेल जेनिटल सिस्टम के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। एपिडिडमस और डक्टस डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स इन सब के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। एपिडिडमस में भी, डक्टस डेफरेंस में भी और सेमिनल वेसिकल्स में भी सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होगा। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सबसे पहले आता है वुमेन्स कैप्सूल। जो वुमेन्स कैप्सूल होता है उसकी पैराइटल लेयर के अंदर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगा। वुमेन्स कैप्सूल की विजरल लेयर के अंदर पोडोसाइट्स होते हैं। ठीक है, पहले भी एमसीक्यू हमने पढ़ा है कि जो वुमेन्स कैप्सूल की जो विजरल लेयर होती है उसमें पोडोसाइट्स होते हैं और जो इसकी पैराइटल लेयर होती है उसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। लूप ऑफ हेनले के अंदर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। डिस्टल टिब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट्स में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। पहले कॉलमनर है, फिर स्क्वामस है, फिर क्यूबॉइडल है।
यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। मेम्ब्रेनस और पेनाइल यूरिथ्रा में सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होगा, जिसमें पैचेज होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और कॉलमनर एपिथेलियम के। फीमेल यूरिथ्रा के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, साथ में पैचेज मिलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम के। टर्नर सिंड्रोम का जो कैरियोटाइप है वो 45XO होता है। अब एक पेशेंट है, उसके एपिकेंथल फोल्ड्स हैं, साथ आपको मेंटल रिटार्डेशन मिल रही है, प्रोट्रूडेड एब्डोमेन है। कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होगी? इसमें ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम होगा। नाउ नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है कि कौन सी स्टेज होती है एरिथ्रोपोइसिस की जिसके अंदर हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट होती है। एरिथ्रोपोइसिस के अंदर जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट होता है उसमें हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाती है। जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर स्टार्ट होती है, ठीक है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है। हीमोग्लोबिन पहली दफ़ा में इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर नज़र आती है। जो आरबीसीज का न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर हो जाता है लेट नॉर्मोब्लास्ट में या फिर रेटिकुलोसाइट्स में। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होती है वो लेट नॉर्मोब्लास्ट में होती है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेटिकुलोसाइट्स में होती है। सबसे ज़्यादा जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है वो लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर होगी और सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होती है वो रेटिकुलोसाइट्स के अंदर होती है। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर स्टार्ट हो जाती है। पहली दफ़ा हीमोग्लोबिन हमें इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर नजर आती है। आरबीसीज के न्यूक्लियाई डिसअपेयर हो जाते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट में या फिर रेटिकुलोसाइट्स के अंदर। मैक्सिमम प्रोडक्शन लेट नॉर्मोब्लास्ट में होती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेटिकुलोसाइट्स में होती है। आरबीसी स्वेल कर जाते हैं जब इसको हम 250 मिलीमोल यूरिया के अंदर रखते हैं। आरबीसी स्वेल कर जाते हैं जब इसमें हम 250 मिलीमोल यूरिया के अंदर रखेंगे। Which of the following is very rare but fatal complication of measles that develops 7 to 10 years late after infection? measles की एक fatal complication क्या होती है? इसकी वजह से आपको subacute sclerosing panencephalitis डेवलप हो सकता है, SSPE डेवलप हो सकता है 7 से 10 साल के बाद। बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट और इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स की, उसमें आपको नमूनिया डेवलप हो जाता है। स्पर्म्स आपकी पार्शली मोटाइल हो जाते हैं एपिडिडमिस के अंदर। बोन रिमॉडलिंग आपकी ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट से होती है। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट दोनों BC दोनों इन्वॉल्व होते हैं बोन रिमॉडलिंग में और स्पर्म आपके पार्शली मोटाइल हो जाते हैं एपिडिडमिस के अंदर। नाउ कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो बोन मैट्रिक्स को बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट आपके बोन मैट्रिक्स की रिजॉर्प्शन करते हैं। जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं बोन की इंटीग्रिटी को। जो बोन की डीमिनरलाइजेशन है वो आपकी PTH कराता है और बोन की मिनरलाइजेशन आपकी विटामिन D कराता है। बोन रिमॉडलिंग विटामिन C भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बोन रिमॉडलिंग के लिए जो विटामिन होता है वो विटामिन C होता है। बोन की डीमिनरलाइजेशन PTH कराता है, बोन की मिनरलाइजेशन विटामिन D कराता है। और जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो बोन मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट बोन की रिजॉर्प्शन कराते हैं। ऑस्टियोसाइट आपकी बोन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। ब्लड सप्लाई पैराथायराइड ग्लैंड की सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से आती है। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर एट बर्थ में हमें डिस्टल एंड ऑफ द फीमर के अंदर मिलता है। जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं वो हमें डायफिसिस में मिलते हैं और जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो हमें बर्थ के अंदर मिलता है वो हमें डिस्टल एंड ऑफ द फीमर में मिलता है। नेजोफ्रिंजियल कार्सिनोमा एब्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है। ऑरोफ्रिंजियल कार्सिनोमा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। लंग कार्सिनोमा साइटोमेगैलो वायरस की वजह से होता है। ये वायरसेस बताए हुए हैं कि एब्स्टेन बार वायरस नेजोफ्रिंजियल कार्सिनोमा कराएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ऑरोफ्रिंजियल कार्सिनोमा कराता है और साइटोमेगैलो वायरस लंग कार्सिनोमा कराता है। कार्डिक और स्केलेटल मसल का डिफरेंस बताया हुआ है कि जो कार्डिक मसल्स होते हैं उनमें टेटिनी नहीं होती है। कार्डिक मसल्स के अंदर टेटिनी नहीं होती है। जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो स्ट्राइरेटेड होते हैं। जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो समवट स्ट्राइरेटेड होंगे और स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइरेटेड होते हैं। जो स्केलेटन मसल्स होते हैं इसमें स्ट्रेट सिलेंड्रिकल पैरेलल और नॉन ब्रांचिंग सेल्स होंगे। जो कार्डिक मसल सेल्स होते हैं वो टेपर्ड सिलेंड्रिकल होते हैं, पैरेलल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। स्मूथ मसल्स आपके स्पिंडल शेप्ड होते हैं। नाउ जो न्यूक्लियस होता है स्केलेटन मसल का वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं स्केलेटन मसल्स, ठीक है। पेरिफेरल इनका न्यूक्लियस होता है। जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो ज़्यादातर यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं और जो पेरिफेरल इंटरक्लेटेड सेल वॉल हमें मिलती है। और जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो यूनी न्यूक्लियस ही होते हैं लेकिन इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। और ज़्यादातर जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो अटैच करते हैं बोन्स को। कार्डिक मसल्स आपके कार्डिक वॉल के अंदर होते हैं और जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो हॉलो ऑर्गन्स में होते हैं। स्केलेटन मसल आपका वोलेंट्री मसल है, कार्डिक भी इनवोलेंट्री है और आपके स्मूथ मसल भी इनवोलेंट्री मसल्स होते हैं। स्केलेटन मसल्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट कराते हैं और इसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्टेस्ट होती है, ठीक है। जो कार्डिक मसल्स होती हैं ये इंटरमीडिएट इनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है और ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये आपके विजरा की और सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इनकी स्लो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है।
उसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंटल केरीज, आपने प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से आप प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हो डेंटल केरीज को। पेशेंट है उसका लीजन है ऑरिकुलर सरफेस के ऊपर, सॉरी आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, और जो कैप्सूलर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का उससे वो अपना मुंह नहीं ओपन कर पा रहा है, तो डैमेज होगा लैटरल टेरागॉइड। लैटरल टेरागॉइड जब डैमेज होता है तो अपना माउथ ओपन नहीं कर पाते हो, अनएबल टू ओपन माउथ, तो उसका लैटरल टेरागॉइड डैमेज होगा। स्पोर किलिंग हम मॉइस्ट हीट पे करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 मिनट्स के लिए, और 15 psi प्रेशर के ऊपर, 15 psi प्रेशर के ऊपर 15 मिनट के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मॉइस्ट हीट को यूज़ करते हैं स्पोर्स को किल करने के लिए। अगर तो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो फिर आपने ड्राई हीट को चूज़ करना है फॉर 2 आवर्स 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तो मॉइस्ट हीट की बात नहीं बताई हुई तो फिर आपने ड्राई हीट को चूज़ करना है। ड्राई हीट को हम 2 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब एक पेशेंट था, वो एडमिट हुआ है, उसको कॉमा था। जब आपने उसकी ABGs कराई तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड 16 है और उसका जो बाइकार्बोनेट है वो 3 to 5 है, और pH उसकी 7.1 है। तो लाइटली डायग्नोसिस क्या होगी, उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इस तरह से कि pH 7.1 है तो एसिडोसिस है। अब मेटाबॉलिक कैसे है कि उसका जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो उसका कम हुआ हुआ है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसकी कम हुई हुई है, ठीक है। तो जो जब बाइकार्बोनेट कम होता है और pH भी कम होती है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। अब एक मैन है, उसको सर्जरी हुई है और नेसेसरी टू एस्पिरेट द कंटेंट ऑफ अपर GIT ट्रैक आफ्टर सर्जरी द फॉलोइंग वैल्यूज और ऑब्टेन एंड आर्टीरियल ABGs के पास pH 7.55 है, मतलब उसको एल्कोलोसिस है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसका बढ़ा हुआ है और बाइकार्बोनेट भी उसका जो है ना वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। बट इज द अंडरलाइंग कॉज, जब आपका बाइकार्बोनेट बढ़ता है और साथ pH भी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आपको अल्कलोसिस होगी, तो इसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। द टॉपिक ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक और सिनेरियो दिया हुआ है कि pH उसकी कम है 6.9 है और बाइकार्बोनेट उसका 13 मिली इक्वल लीटर है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड 68 है, मतलब एसिडोसिस है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है और जो बाइकार्बोनेट है वो कम हुआ है, तो उसको साइमल्टेनियस जो है ना रिस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है। रिस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। एक स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, उस एग्जाम के दौरान उसकी ब्रीदिंग रैपिडली वो ब्रीथ कर रहा है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है जब आप रैपिड ब्रीदिंग करते हो, ठीक है। रैपिड ब्रीदिंग के दौरान जब आप रैपिड ब्रीदिंग के दौरान आपको रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल थी, उसको रीनल फेलर है। रीनल फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर उसने डायलिसिस उसकी नहीं हुई और वो सिक फील कर रही है, तो रीज़न क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रीनल फेलर वाले पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। अब 80 ईयर ओल्ड मैन है, उसको कोल्ड डेवलप हुआ है और उसकी जो है ना वो कह रहा है कि I went into my chest and I am feeling tightness in my chest. I am coughing, suffocated and unable to breathe. What could be the possible reason? अगर 80 year old man है जिसको कफ हुई हुई है, कोल्ड हुआ हुआ है और वो कह रहे हैं कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तो कॉज क्या होगी, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस इसकी कॉज होगी। नेक्स्ट यहाँ पे कि 40 ईयर ओल्ड मेल है, उसको लिवर उसको जॉन्डिस डेवलप हो गया, LFTs उसके डायरेक्ट बिलिरुबिन उसकी 10 हुई हुई है, ALP उसका 1000 हुआ है, AST 75 है, GGT 227 है, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी, एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस। एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस का GGT ज़्यादा हो जाता है और ALP ज़्यादा हो जाता है, साथ उसका डायरेक्ट बिलिरुबिन भी ज़्यादा हो गया, तो एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस डेवलप होगी। जब GGT ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस होगी। O पॉजिटिव फीमेल है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसकी बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसको हीमोक्रोमाटोसिस डेवलप हो सकती है। जब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो उसकी वजह से आपको हाइपरकैलेमिया हो जाता है और मल्टीपल और कॉन्टिन्यूस ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ठीक है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा अगर आप एक साथ अगर आप बहुत ज़्यादा मैसिव ट्रांसफ्यूज़ करोगे तो हाइपरकैलेमिया, आपके पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपकी मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होगी, मतलब बहुत दफ़ा आपको ट्रांसफ्यूजन नहीं है, तो हीमोक्रोमाटोसिस डेवलप हो जाती है जिसमें आयरन डिपॉजिट हो जाता है हीमोस्टेटिन के फॉर्म में आपके टिश्यूज़ के अंदर, उनको टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। अगर आप बार बार ट्रांसफ्यूजन कराओगे, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की बात होगी तो कैल्शियम के लेवल कम हो जाते हैं ब्लड के अंदर। मैसिव ट्रांसफ्यूजन की वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाता है, ठीक है। और अगर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स होंगी या कॉन्टिन्यूस ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं तो उसकी वजह से हीमोक्रोमाटोसिस डेवलप हो जाती है। मोस्ट रिस्पॉन्सिव ल्यूकीमिया जो बच्चों के अंदर होता है वो ALL है, ठीक है। जो मोस्ट रिस्पॉन्सिव ल्यूकीमिया है बच्चों के अंदर वो आपका ALL होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स का रिलेशन होता है डाउन सिंड्रोम के साथ। डाउन सिंड्रोम के 5 एज बताए हैं कि एक तो एडवांस मैटरनल एज की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें ड्यूडेनल एट्रेजिया हो जाता है डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को, AV वेंट्रिकुलर डिफेक्ट्स होते AV वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं, VSTs, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स कॉमन होते हैं। एट्रियो वेंट्रिकल एट्रियो वेंट्रिकल दोनों डिफेक्ट्स हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के अंदर। अल्जाइमर डिजीज इनके अंदर जल्दी शुरू हो जाती है और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और ALL भी डेवलप हो सकता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के अंदर। अब एक पेशेंट था, उसको लीजन था
एपिफिजियो मेटाफिजियल रीजन का नी के ऊपर, और साथ आपको जॉइंट सेल्स नजर आ रहे हैं और लिटिल माइटोसिस है, ठीक है। जॉइंट सेल्स नजर आ रहे हैं और एपिफिजियो मेटाफिजियल रीजन के ऊपर इसकी लीजन है, जॉइंट सेल्स नजर आ रहे हैं, लिटिल माइटोसिस है। कार्सिनोमा जो जॉइंट सेल्स हिस्टोलॉजी के ऊपर नजर आते हैं, तो जॉइंट सेल ट्यूमर के अंदर ही हमें जॉइंट सेल्स नजर आते हैं हिस्टोलॉजी के ऊपर। रिमेंबर निमोनिक जियोमेडओव, ठीक है। जॉइंट सेल एपिफिसिस के अंदर होता है, ऑस्टियोसार्कोमा मेटाफिसिस के अंदर होता है, ठीक है। जो जॉइंट सेल कार्सिनोमा होगा हमारे पास वो एपिफिसिस के अंदर होता है, जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है वो मेटाफिसिस के अंदर होता है, और जो इवेंट सार्कोमा होता है वो डायफिसिस में होता है, और जो ऑस्टियोब्लास्टोमा होता है वो वर्टिब्रास के अंदर होता है, ठीक है। ओमेडोव, ठीक है, जियोमेडोव, ठीक है, ओमिडोव। ओमिडोव से याद रखना है कि जो जॉइंट सेल है वो एपिफिसिस में होगा, जो ऑस्टियोसार्कोमा होगा वो मेटाफिसिस में होगा, जो इविंग सार्कोमा होगा वो डायफिसिस के अंदर होगा, और जो ऑस्टियोब्लास्टोमा होगा वो वर्टिब्रा के अंदर होगा। जॉइंट सेल ट्यूमर्स के अंदर सो बबल अपीयरेंस आती है एपिफिसिस के ऊपर। ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर आपको कॉर्ड्समैन ट्रायंगल मिलता है, सनबर्स्ट अपीयरेंस आती है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है, मेटाफिसिस को इन्वॉल्व करता है। इविंग सार्कोमा के अंदर अनियन स्किन अपीयरेंस आती है, डायफिसिस को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोब्लास्टोमा वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा कॉर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है, और इसके रेडियोल्यूसेंट ऑस्टियोइड कोर होती है। हाउ मेनी जो सिस्टोस्कोप हैं और एंडोस्कोप्स को हम कैसे स्टेरिलाइज करते हैं? टिंडिलाइजेशन से हम सिस्टोस्कोप्स को और एंडोस्कोप्स को स्टेरिलाइज करते हैं। कौन से टाइप के मायोसिन सब यूनिट्स होते हैं जो कि कार्डिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो जो बीटा टाइप के मायोसिन सब यूनिट्स आपके कार्डिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बीटा टाइप के मायोसिन सब यूनिट्स कार्डिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अल्फा बीटा आइसोमर्स दोनों हो सकता है। अगर अल्फा बीटा का ऑप्शन अगर बीटा का नहीं दिया होगा तो फिर आपने अल्फा और बीटा दोनों को करेक्ट करना है। विच टाइप ऑफ मायोसिन सब यूनिट्स आर प्रेजेंट इन स्केलेटन मसल्स? स्केलेटन मसल्स के अंदर भी आपके बीटा टाइप के सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं मायोसिन के। अब एक पेशेंट है, उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, पीटी उसका 14 सेकंड्स है, एपीटीटी उसका बढ़ा हुआ है, ठीक है, एपीटीटी बढ़ा हुआ है, उसका ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ा हुआ है 16 मिनट्स का, तो उसका इंट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व होगा। जब भी आपका एपीटीटी इन्वॉल्व होता है तो आपका इंट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे बताया हुआ भी है जो ब्लीडिंग टाइम होता है ना वो आपके प्लेटलेट के फंक्शन को, वैस्कुलर इंटीग्रिटी को बताते हैं। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम आपका 3 से 10 मिनट तक होता है, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम उसका नॉर्मल था 6 मिनट्स है, तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 3 to 10 मिनट्स का होता है। पीटी आपका फैक्टर 1, 2, 5, 7, 9, 10, ठीक है, 2, 5, 7, 9 और 10, और ये 12 to 14 सेकंड्स आपका पीटी होता है। जो पीटीटी होता है वो भी आपका 24 से 35 सेकंड्स का होता है। ये आपके फैक्टर 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है, इनको शो करता है, ठीक है। 1, 2, 5, 2, 5, 7, 9, 10, फैक्टर 7 इसके अंदर है और फैक्टर 8 इसके अंदर है। 9, 10, 11, 12 को भी आपका पीटीटी शो करता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आपका पीटीटी इन्वॉल्व होता है, एपीटीटी, और जो आपका पीटी होता है वो आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व होता है। अब जो एपीटीटी होता है वो सिर्फ बढ़ा हुआ होगा अगर आपको हीमोफीलिया होगा। अगर एपीटीटी और ब्लीडिंग टाइम दोनों ज़्यादा हैं तो आपको वॉन विली ब्रांड डिजीज होगी, आपका इंट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व होता है। अगर तीनों ज़्यादा हो, पीटी भी ज़्यादा हो, एपीटीटी भी ज़्यादा हो और ब्लीडिंग टाइम भी ज़्यादा हो तो डीआईसी है। अगर सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है तो आईटीपी होगा, जिसमें आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है। प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट जो होता है ना, प्लेटलेट काउंट आपका नॉर्मल होगा। हेपरिन की मॉनिटरिंग हम करते हैं एपीटीटी से, और वार्फिन की मॉनिटरिंग करते हैं हम आईएनआर से या फिर जो है वो पीटी से। वार्फिन एक्सट्रिंसिक पाथवे को अफेक्ट करती है तो आपने आईएनआर या पीटी करा के उसकी मॉनिटरिंग करनी है। हेपरिन आपकी जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे को अफेक्ट करती है तो आपने एपीटीटी से उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। अब एक पेशेंट है वो आईवी हेपरिन थेरेपी ले रहा है तो एपीटीटी से हम उसको मॉनिटर करेंगे। हेपरिन की मॉनिटरिंग हम एपीटीटी से करते हैं जो कि इंट्रिंसिक पाथवे को इन्वॉल्व करती है। जो वार्फिन की मॉनिटरिंग होती है वो हम आईएनआर से या पीटी से करते हैं जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे को इन्वॉल्व करता है।